स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनी क्लासिकल अप्रोच कवर अप की थी अपने चैप्टर नंबर 4 की। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपनी जो रिमेनिंग 2 अप्रोचेस रह गई हैं, जो कि थी न्यू क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, वो कवर अप करके ये चैप्टर फुली वाइंड अप कर देंगे। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। So without wasting your much time, let us start with new classical approaches. Students, new classical approach क्या है? जो ये अप्रोच थी, it was developed around by in 1930, 1930 के अराउंड डेवलप हुई थी। जो बेसिक था वो ये था कि जो क्लासिकल अप्रोच थी उसके अंदर क्लासिकल अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई करके न्यू क्लासिकल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। और जो मेन डिफरेंस था क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोच का, वो यही था ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एज वी ऑल नो दैट क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या था कि मेन जो इम्पोर्टेंस थी वो किसको दी गई थी? प्रोडक्शन को दी गई थी। जो हमारा ह्यूमन फैक्टर था वो इग्नोर किया गया था। बट अगर हम बात करें न्यू क्लासिकल अप्रोच की, तो न्यू क्लासिकल अप्रोच के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दी गई है। इसके अंदर 2 अप्रोचेस आई थी, 2 पिलर्स हैं इस अप्रोच के। कौन कौन से? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। अगर हम बात करें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या था? इट रेफर्स टू दैट मैनेजमेंट शुड रिकॉग्नाइज दैट एम्प्लॉयज़ आर एसेंशियली द सोशल बींग्स एंड नॉट मेयरली मनी प्रोड्यूसिंग मशीन। जो हमारे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच था उसके अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन को ये हमेशा माइंड में रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक सोशल बीइंग हैं। दैट मीन्स उनकी अपनी नीड्स हैं, अपनी वांट्स हैं, और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ बस हमें इनसे तो बस पैसा ही कमाना है। नहीं, उनकी जो नीड्स हैं, इनकी वांट्स हैं, उनको भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अंदर जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे एल्टन मायो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है मैनेजमेंट का। तो उन्होंने, और इस एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने कलीग से स्टार्ट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। और इनके प्रोपाउंडर कौन थे? एल्टन मायो थे। और ये जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है। जो ये एक्सपेरिमेंट था एल्टन मायो ने अपने कलीग्स के साथ किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हॉथरॉन प्लांट में, यूएसए में 1927 से लेकर 1932, मतलब 5 साल। और इसको हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट भी कहा गया है क्योंकि ये हॉथरॉन एक जगह है, वहाँ पर कंडक्ट किया गया था। जो प्लांट है वो टेलीफोन बनाता है और इनके अंदर 29,000 वर्कर्स काम करते थे। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मायो और उसके कलीग्स ने बड़े सारे फैक्टर्स को स्टडी किया। उन्होंने रिलेशनशिप को स्टडी किया था, लाइट और प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप था, वर्किंग कंडीशंस का और प्रोडक्शन का। इनफॉर्मल ग्रुप, जैसे हम फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए हैं, और उसका प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप उन्होंने स्टडी किया था। फिर उन्होंने रिलेशनशिप स्टडी किया था इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और प्रोडक्शन का। और जो आउटकम था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आउटकम था। वो आउटकम क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम यही था कि जो प्रोडक्शन है वो इतनी बाकी चीज़ों से ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुई जितना कि इमोशनल फैक्टर से हुई। ठीक है, तो मायो ने ये और उसके एसोसिएट्स जो थे, उसके जो कलीग्स थे, वो एक कंक्लूजन पे उतरे। वो ये था कि काम के दौरान जो इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं? प्ले करते हैं प्रोडक्शन के लिए। इसलिए उन्होंने बोला था, दे हैव सेड दैट वर्कर्स आर नॉट सिंपली द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो हमें, वो सोशल बींग्स भी हैं, उनकी अपनी फीलिंग्स हैं, उनकी अपनी डिज़ायर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को उनकी फीलिंग्स और डिज़ायर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, इसकी कुछ एक इम्पॉर्टेंस है, क्या क्या कंट्रीब्यूशन है कि कंडीशन, जो काम, वर्किंग कंडीशन और प्रोडक्टिविटी है, उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। और कई नॉन इकोनॉमिक, जो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? समटाइम एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स को इन्हांस करते हैं। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है वो मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम प्रोडक्शन वाले से कंपेयर करें। फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जहाँ पर सामान ही बनाना है, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो सोशल सेटिस्फेक्शन को भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा जो साइकोलॉजी है वर्कर्स की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। जो उनकी रिस्पेक्ट है, उनका सम्मान है, उनको हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए रेस्ट के भी, फटीग स्टडी वगैरह के भी। ठीक है, उनको रेस्ट वगैरह, उनको ब्रेक वगैरह देनी चाहिए। वर्कर्स ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं जब वो ग्रुप्स में काम करते हैं। और वर्कर्स शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट, उन्हें हमेशा हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन देती रहनी चाहिए।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक लिमिटेशंस भी थी। वो यही था कि इसके अंदर मेन जो फोकस था वो ह्यूमन फैक्टर के ऊपर ही दिया गया था। इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इस्टेब्लिश इन दी, मतलब हमें मतलब कि इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक फैमिली की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि डिफरेंट पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट उनकी नेचर होती है, डिफरेंट कास्ट होता है, रिलीजन होता है, ठीक है। तो दीज पीपल डू फॉर्म सेपरेट ग्रुप बट नॉट अ फैमिली। वो फैमिली नहीं बनाते, एक सेपरेट अपना आप कह लीजिए गुट एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं। और हम अगर बोलते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सब हर पर्सन की नीड्स डिफरेंट है। अगर कोई पैसे की तंगी से जूझ रहा है तो उस पर्टिकुलर केस में उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे एज़ कम्पेयर्ड विद नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। एंड इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट पीपल रिमेन मोर सेटिस्फाइड। हमेशा हम ये यहाँ पर इसने यही बताया था कि जो लोग हैं वो इनफॉर्मल ग्रुप्स में ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहते, सेटिस्फाइड रहेंगे, बट ऐसा नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़े बढ़ने के भी चांसेस उतने ही ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल साइंस अप्रोच। जो न्यू क्लासिकल अप्रोच की जो सेकंड अप्रोच थी वो कौन सी है? बिहेवियरल साइंस अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली जो सेटिस्फेक्शन है और जो प्रोडक्शन है उनमें क्या है, मतलब कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वो कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें उन्हें टाइम टू टाइम सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, और उसके लिए डिफरेंट पर्सनस की बात की गई है। और स्टूडेंट जैसे अब्राहिम मैस्लो है, फ्रेडरिक हर्सबर्ग है, डगलस मैकग्रेगर है, रैनिस लिकट है, रॉबर्ट टेननबॉम है। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरी मोटिवेशन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसके अंदर इन सभी पांचों के जो व्यू पॉइंट्स हैं, इनकी जो थ्योरीज हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो यहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही। आप एक बार मेरी मोटिवेशन वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर इनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स ये थे हमारे न्यू क्लासिकल अप्रोच, जिसके अंदर हमने दो पढ़ी थी, ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच। सॉरी, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, और या जिसको ह्यूमन बिहेवियर अप्रोच भी बोलते हैं। अब बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की, जो 1950 के अराउंड आई थी, और ये और इम्प्रूव्ड वर्जन है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोच का। इसके अंदर हम 3 पिलर्स को पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टीजेंसी अप्रोच। और जो मॉडर्न अप्रोच है ये फर्दर रिफाइन करती है क्लासिकल और न्यू क्लासिकल अप्रोच की। अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव अप्रोच की, जिसको किसने दिया था? C.W. चर्चमैन ने। उन्होंने क्लासिकल अप्रोच मेन फोकस किसके ऊपर करती है? फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर। न्यू क्लासिकल ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर। लेकिन वो कहते हैं कि कई बार मैनेजमेंट को और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो C.W. चर्चमैन ने कुछ एक फार्मूलाज दिए थे, ठीक है, कि ये कुछ एक मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज भी मैनेजर को आने चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, अच्छे से सॉल्व कर सके। तो स्पेशल फार्मूला हैव बीन प्रिपेयर्ड ताकि वो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जैसे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हो गए, सैम्पलिंग एनालिसिस। स्टूडेंट्स ये हमारे स्टैट्स और अकाउंट्स के कुछ एक फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू ही दिया गया, तो आपको एज अ ओवरव्यू की तरह ही लेकर चलना है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच में क्या था कि एम्प्लॉयज़ के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज भी बने हैं, जिनका इस्तेमाल करके बिजनेस के अंदर वो जितनी भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच स्टूडेंट्स हमारी 1960 के अराउंड आई थी। ये जो अप्रोच थी इसको किसने डेवलप किया था? चेस्टर आई बर्नर्ड ने। और अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है, साइमन और उनके कलीग्स ने क्या बोला था कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट जो किसके ऊपर स्ट्रेस करती है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उनकी जो इंटर रिलेटेडनेस के ऊपर, कि किस तरह से हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम की तरह लेकर चलना चाहिए। हम अगर कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं तो जितने भी उसके सब सिस्टम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इफ़ेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया? सपोज़ आप एक्टिवा ही है आपका, आपके पास अगर एक एक्टिवा स्कूटर है, वो क्या है? एक सिस्टम है। अगर उसके इंजन आप निकाल दो तो क्या एक्टिवा चल पाएगी? चाहे आप उसकी रेस देते रहो, कुछ भी, आप उसका हॉर्न, लेकिन आप उसको रन नहीं कर पाओगे। सेम इज़ द केस विद ऑर्गेनाइजेशन टू। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है, हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह लेकर चलना चाहिए। तो कोई भी आप उसके सब सिस्टम के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो पूरे का पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। तो आपको हर चीज़ बहुत
बहुत ध्यान से सोच समझ कर करनी चाहिए। क्या क्या की कंसेप्ट है सिस्टम अप्रोच के? सबसे पहले है सब सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं। सब सिस्टम्स कौन कौन से हो गए? जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ये सब क्या है? सब सिस्टम्स हैं। तो जब भी आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं एक पर्टिकुलर सब सिस्टम के लिए, हमेशा हमें उसके पॉसिबल जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, वो हमेशा ध्यान में रखने ही चाहिए। हॉलिज़म। हॉलिज़म का मतलब क्या होता है? एज अ होल। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ प्रोडक्शन वाले डिसीजन ले रहे हैं कि हाँ मेरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फ़ायदा होएगा चाहे दूसरों को नुकसान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन को हमें लेकर चलना चाहिए। साइनर्जी। साइनर्जी का मतलब होता है एक और एक 11। आपने ये कहावत सुनी होगी। इट मीन्स दैट होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। This can be better understood with the example. Suppose there are 5 persons in a group. Everybody has a capacity to carry a load of 1 quintal each. ठीक है, when they are told to lift a load of 1 quintal, everybody will be able to lift only 1 quintal of load. But if they are told to weight collectively, they would certainly be able to load in excess of 5 quintal. It is thus clear that if a job is performed collectively rather than individual, it is certainly performed with better results. Students, बहुत अच्छी बात। साइनर्जी का मतलब मैंने आपको क्या बताया? एक और एक 11। सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास 5 वर्कर्स हैं, सबकी कैपेसिटी है कि वो एक एक क्विंटल बोरी उठा सकते हैं और वो उठा भी रहे हैं। लेकिन अगर वो पांचों मिल जाएं तो वो 10 बंदों का काम कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कहने का यही मतलब है कि अगर कोई भी जॉब है वो अगर इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करेगा वो इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर वो इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को 2 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, एक है क्लोज्ड, एक है ओपन। जो अगर हम बात करें क्लासिकल अप्रोच या पुरानी अप्रोचेस के अकॉर्डिंगली, तो ऑर्गेनाइजेशन को वो एज अ क्लोज सिस्टम लेकर चलते थे। ऐसा सिस्टम जो बाहर की जो फोर्सेस है उससे इफेक्ट नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। मॉडर्न अप्रोच वाले कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओपन सिस्टम है, वो हमेशा इन्वायरमेंट के टच में रहता है और इन्वायरमेंट का प्रभाव उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी पड़ता है। नेक्स्ट है सिस्टम बाउंड्री। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम बाउंड्री होनी चाहिए जो क्या करेगी, उसको कंट्रोल करेगी। हमेशा सपोज जब भी हम कोई काम करते हैं हम हमेशा स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं। क्यों स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हैं? एक बाउंड्री फिक्स करते हैं कि हमें उस बाउंड्री के बाहर, उस दायरे के बाहर नहीं जाना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा एक सिस्टम बाउंड्री होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम बाउंड्री होगी तभी हम कंट्रोलिंग कर पाएंगे, तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे और वेरिएंसेस को जान पाएंगे। और स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट अप्रोच है वो है कॉन्टीजेंसी अप्रोच। ये कब आई थी? 1970 के अकॉर्डिंगली। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली वो ये कहते हैं कि जो मैनेजर्स हैं जब भी वो कोई डिसीज़न ले रहे हैं उन्हें हमेशा वो जो प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, चाहे वो टेलर ने लिखे हैं, चाहे वो फ्योल ने लिखे हैं, चाहे किसी भी बंदे ने दिए हैं, हमेशा उन्हीं को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा मैनेजर को सिचुएशन के हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, अपना माइंडसेट भी यूज़ करना चाहिए, क्या बेस्ट डिसीज़न रहेगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो यूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो वो बने बनाए प्रिंसिपल्स हैं मे भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना अप्लाई हो। तो कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच यही कहती है कि मैनेजर को सिचुएशन के हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए। और क्या क्या फीचर्स हैं कॉन्टीजेंसी अप्रोच के? जो मैनेजरियल एक्शंस हैं हमेशा इन्फ्लुएंस करता है इन्वायरमेंट को, ठीक है, उसे हमेशा इन्वायरमेंट के हिसाब से डिसीज़न लेना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से अपने एक्शन को चेंज करना चाहिए और हमेशा ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करनी चाहिए। और लिमिटेशंस क्या थी कॉन्टीजेंसी अप्रोच की? इट इज़ नॉट सफिशेंट टू से दैट मैनेजरियल एक्शन डिपेंड अपॉन सिचुएशन, इट इज़ एसेंशियली से दैट व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। एंड मतलब हम हमेशा भी नहीं कह सकते कि हमेशा ही मैनेजर को सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन कई बार बहुत सारे फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है, कई बार हमारे लिए उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना भी डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगी कि इट कैन बी सेड दैट अप्रोचेस advises the
मतलब जो जितनी भी अभी तक हमने अप्रोचेस प्रोवाइड मतलब करी हैं, डिफरेंट पर्सन्स ने प्रोवाइड की हैं, चाहे वो क्लासिकल की बात करें, चाहे हम न्यू क्लासिकल की बात करें, चाहे हम मॉडर्न की बात करें, सब हमें क्या देते हैं, आइडियाज़ देते हैं कि मैनेजर को कैसे अलर्ट होना चाहिए। आपने पढ़ी, मे बी आप फ्यूचर में मैनेजर बनते, आप एमबीए करेंगे, फ्यूचर में किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी सेवाएं देंगे, तो आपको ये चीज़ें क्या करेंगी, अलर्ट करेंगी कि आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से काम करना है। बाकी आपको पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट भी यूज़ करना पड़ेगा कि उस सिचुएशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम से किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उभारना है, निकालना है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स, आज हमने कौन सी करी, दो जो हमारी रिमेनिंग अप्रोचेज रह गई थी, मॉडर्न और न्यू क्लासिकल करी। न्यू क्लासिकल में दो पढ़ी थी, ह्यूमन रिलेशन और बिहेवियरल साइंस, और मॉडर्न के अंदर तीन पढ़ी थी, क्वांटिटेटिव, सिस्टम और कॉन्टीजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है अप्रोचेस टू मैनेजमेंट कवर अप होता है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो फुली कवर अप हो जाता है। इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। अगर आपको, आप सारी की सारी वीडियोस को अच्छे से चेकआउट करें, साथ में अपनी बुक को रीड करें, और जो डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, मेरे से लें और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेकर आएँ। सो स्टूडेंट्स, अभी पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड।